हेलो एवरीवन। तो आपका ये कंपोनेंट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो कि हम सिलेबस के अंदर कवर किया हुआ है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर, तो वहीं से ही आपका क्वेश्चन आया हुआ है। जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है उसका इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, जहाँ पर हम डाटा को collect करते हैं, स्टोर करते हैं, प्रोसेस करते हैं, फाइनेंशियल डाटा को हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है, देन आपको फर्दर एक्सप्लेन करके आना था कि डाटा कलेक्शन किस तरीके से होता है, लाइक जिसके अंदर हम रिवेन्यू, परचेज, टैक्स एंड एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। देन नेक्स्ट इज डाटा स्टोरेज। स्टोरेज के अंदर क्या आएगा, आपका जो फाइनेंशियल डाटा होता है उसको एक, आप बोल सकते हो कि यानी कि एक प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना, उसको स्टोर करना। ठीक है, नेक्स्ट है फिर डाटा प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के अंदर क्या आएगा, फाइनेंशियल डाटा एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट की, जहां से आप समझ सको कि एक फाइनेंशियल रिपोर्ट को प्रिपेयर करना। देन डाटा रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग के अंदर लाइक जो हेल्प हो सके अकाउंटेंट के लिए, ऑडिटर के लिए, टैक्स अथॉरिटी के लिए, तो क्या आपने रिपोर्ट प्रिपेयर कर रखी है, वो आ जाएगा आपका डाटा रिपोर्टिंग के अंदर। देन डाटा सिक्योरिटी की हम बात करते हैं तो डाटा जो होता है वो हाईली सिक्योर्ड होता है, ताकि कोई भी जो भी प्रॉब्लम्स होती है, मैलिशियस अटैक्स का मतलब होता है कोई भी ऐसा कि आप बोल सकते हो यहाँ पर कि अ, कि जो दुर्घटना दुर्घटना हो सकती है, या फिर आप यहाँ पे ये लगा सकते हो कि डाटा के रिगार्डिंग कोई जो है वो मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि सिक्योर करके रखते हैं, एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए फिर एआईएस सपोर्ट ऑफ वैरायटी ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम फंक्शंस। जो एआईएस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो आपका जो बहुत सारे अकाउंटिंग फंक्शन होते हैं उनको सपोर्ट करता है, किनको, ऑडिटिंग को, फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्टिंग को, और मैनेजरियल अकाउंटिंग को, टैक्स को। ठीक है, तो इसीलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहता है फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए। तो यहाँ पर ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन था। और हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम की हेल्प से जो है वो टैक्स की प्रिपरेशन करते हैं, पेरोल प्रोसेसिंग करते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट भी करते हैं। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करके आना था। तो आप भी देखिए कि आप क्या कुछ एक्सप्लेन करके आए हो क्वेश्चन के अंदर, और क्या क्या पॉइंट्स आप लिख के आए हो। ठीक है, देन नेक्स्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या बताया गया है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर है आपका डिस्क्राइब द सर्विस रेंडर्ड बाय द अकाउंटेंट इन प्रेजेंट सिनेरियो। यानी कि सर्विस को हमें डिस्क्राइब करना है अकाउंटेंट के द्वारा, यानी कि प्रेजेंट सिनेरियो में क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। नंबर वन इज जो एक अकाउंटेंट होता है वो आपकी वेरियस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करता है कंपनी, गवर्नमेंट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, नंबर वन इज द अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के अंदर क्या आएगा, जहां पर रिकॉर्ड रखता है कैश फ्लो का एंड डेली ट्रांजेक्शन्स का। नेक्स्ट है टैक्सेशन। टैक्सेशन की रिक्वायरमेंट होती है, या जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसको मीट आउट करना। ठीक है, जो टैक्स हमारे ऊपर इम्पोज होगा किस तरीके से लगेगा, कितनी कितनी पेनल्टीज लगेगी, क्या क्या हमें एग्जम्पशन मिल सकती है, वो सब का रिकॉर्ड रखता है। नेक्स्ट इज ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है कि जहां पर एरर होता है उसको चेक करना, और जो एक्यूरेसी है उसको इंश्योर करना कि आपके जो अकाउंट्स है वो एक्यूरेट है। नेक्स्ट फिर फाइनेंशियल इंसाइट रिपोर्ट। फाइनेंशियल इंसाइट रिपोर्ट को प्रिपेयर करना विद द हेल्प ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्ट के बेस पर ही आप क्या करते हो, यहाँ पर फाइनेंशियल रिपोर्ट प्रिपेयर करते हो, ताकि जो बिजनेस ओनर होता है वो समझ सके अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। नेक्स्ट है फिर कंसल्टिंग सर्विसेज, ताकि कंसल्ट हो, ताकि हम फ्यूचर के लिए क्या उसके प्रिपेयर हो सके, गाइडलाइंस हमें प्रोवाइड हो सके, इनफ्लो और आउटफ्लो का पता चल सके। नेक्स्ट है अकाउंट एनालिसिस। अकाउंट एनालिसिस के अंदर रिव्यू करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, अदर रिपोर्ट्स का, ताकि हम जो है वो एक्यूरेट डिसीजन ले सके। नेक्स्ट देखिए फिर रिस्क एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है उसके बेस पे हम क्या करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट भी पॉइंट दिए हुए हैं यहाँ पे, एक बार पॉइंट कर लीजिए। नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा एडवांसिंग ऑन इफिशिएंसी एंड कॉस्ट सेविंग। हमारे लिए एडवाइस करने का काम भी करता है हमारे, और हमारी कॉस्ट की सेविंग भी
होती है। नेक्स्ट लिक्विडेशन, लिक्विडेशन के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? एक्टिंग एज लिक्विडेटर ऑफ अ कंपनी इन वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। मान लीजिए आपको कंपनी का वाइंडिंग अप करना है, तो उसके लिए भी लिक्विडेटर का काम भी करता है। नेक्स्ट देखिए आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन का मतलब होता है पंच निर्णय लगा सकते हो, समझौता लगा सकते हो, अगर कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको सेटलमेंट करने के लिए आर्बिट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें यही सब चीजें लिख के आनी थी, हमें सर्विसेज लिखना था, बेसिक सी बात है इसके अंदर की क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो आप सब क्या लिख के आए हैं कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर यही लिख के आए हैं तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, इसी तरीके से लिख के आए हैं तो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं सारे कंटेंट के अंदर से क्वेश्चन आए हुए हैं, जो कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया गया है उसी के अंदर से क्वेश्चन आए हुए हैं, हर एक क्वेश्चन जिन बच्चों ने कोर्स के अंदर इनरोल कर रखा था उन स्टूडेंट्स को पता भी है, ठीक है। तो वहीं से आपके जो क्वेश्चन है वो पुटअप करके आए हुए हैं, कुछ अलग से कुछ बाहर से नहीं आया हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक्सप्लेन द रूल रिगार्डिंग पोस्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इनटू द लेजर विद सुटेबल एग्जांपल। हमें यहाँ पर जो हम लेजर बनाते हैं ना, ठीक है, तो क्या-क्या रूल फॉलो करने पड़ते हैं आपको, एक सूटेबल एग्जांपल के थ्रू आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो हमें क्या-क्या फॉलो करना पड़ता है, क्या-क्या ट्रांज़ैक्शन जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो क्या-क्या रूल को फॉलो करते हैं, बेसिक्स आपको बताना है। यहाँ पे जो लेज़र का होता है, जो हम परफॉर्मा बनाते हैं, उसको थ्योरेटिकली एक्सप्रेस करना है, ठीक है। सो नंबर 1 इज़ क्रिएट अ सेपरेट अकाउंट। सबसे पहले आप सेपरेट अकाउंट बनाते हो, यूज़ करते हो टू का और बाय का यूज़ करते हो डेबिट और क्रेडिट अकाउंट के लिए। नेक्स्ट डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। Debit the account that was debit in a journal entry and credit that was credited in the journal entry. नेक्स्ट देखिए फिर डबल एंट्री बुकिंग। डबल एंट्री बुक के अंदर जो भी दो रिकॉर्डिंग होती है आपके हर एक ट्रांजेक्शन की, उसको एक को आप कॉलम, एक को आप क्रेडिट कॉलम में लिखते हो और दूसरे को आप डेबिट कॉलम में लिखते हो। देन बैलेंस द लेजर, लेजर का बैलेंस करते हो यानी कि टोटल करते हो डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का। देन नेक्स्ट देखिए फिर रिकॉर्ड द जर्नल रेफरेंस। रिकॉर्ड द जर्नल रेफरेंस के अंदर क्या आएगा आपका? नोट द जर्नल पेज नंबर एंड ट्रांजैक्शन नंबर टू क्रॉस रेफरेंस द एंट्री। अगर हमें फ्यूचर के अंदर अगर चेक करना पड़ जाए तो उसके लिए हम रेफरेंस के लिए हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, तो वहां से हम नोट करते हैं जर्नल पेज नंबर। नेक्स्ट है कैलकुलेट द अकाउंट बैलेंस। कैलकुलेट द अकाउंट बैलेंस के अंदर अपडेट द अकाउंट बैलेंस बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग द ट्रांजैक्शन अमाउंट फ्रॉम प्रीवियस बैलेंस। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बैलेंस को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो एक जो लेजर बुक होता है उसमें रिकॉर्ड करते हैं सारी ट्रांजैक्शंस को, डेबिट क्रेडिट बैलेंस ऑफ अ कंपनी की, जहां पर हम क्या करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं। और लेजर की हेल्प से हम बजटिंग कर सकते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं, मॉनिटरिंग कैश फ्लो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको लेजर के बारे में ही बताना था। अल्टीमेट आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो लेजर होता है उसका परफॉर्मे से ही ये क्वेश्चन आया हुआ है। कोई भी क्वेश्चन जो है वो कोई भी जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से डायरेक्टली ऐसे आपसे नहीं पूछा जाएगा कि ठीक है आप ये परफॉर्मा बता दीजिए। आपसे थोड़ा-सा वैसे भी इतना भी इनडायरेक्ट नहीं पूछा गया, बट आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। थ्योरेटिकली ही आपको सारा का सारा जो क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन करना था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फिर, व्हाट इज़ वाउचर सिस्टम? वाउचर सिस्टम क्या होता है हमें बताना है यहाँ पे। देखिए बात करते हैं इस वाउचर सिस्टम की एंड स्टेट इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। वाउचर सिस्टम जो होता है एक अकाउंटिंग सिस्टम है कि जहां पर अप्रूव और अथॉरिटी की जाती है बिजनेस के द्वारा पेमेंट की रिगार्डिंग, जो भी पेमेंट हुई है। एक जो अप्रूव्ड वाउचर होता है उसका रिकॉर्ड अब वाउचर रजिस्टर में होगा कि अ, जहां पर हम जो भी हमने परचेज किया है, ठीक है, जो भी हमने परचेज किया है उसकी हम जर्नल करते हैं बुक कीपिंग के अंदर, ठीक है। तो वाउचर के अंदर जब रिकॉर्डिंग की जाएगी तो इसका मतलब क्या हो गया, एक अप्रूव्ड वाउचर है, ठीक है, यही होता है। नेक्स्ट देखिए फिर, वाउचर सिस्टम बोथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, दोनों के क्या होंगे, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, यही हमें बताना है। सबसे पहले हमें वाउचर सिस्टम बताना है कि होता क्या है, ठीक है। फिर हमें बताना था एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले आपको वाउचर को एक्सप्लेन करके आना था, देन आपको कुछ एडवांटेज बताने थे और कुछ आपको डिसएडवांटेज बताने थे। तो अगर हम एडवांटेज की बात करते हैं, नंबर 1 इज़ द अकाउंटिंग। जो वाउचर होता है उसकी हेल्प से इंटरनल कंट्रोल होता है, ट्रांजैक्शन की एक्यूरेसी रहती है और ऑडिटिंग होती है। ठीक है? किसकी हेल्प से होगी वो, आपकी अकाउंटिंग अकाउंटिंग के अंदर। अगर आप अकाउंटिंग करते हो तो वाउचर की हेल्प से आप इंटरनल कंट्रोल कर सकते हो, ट्रांजैक्शन एक्यूरेसी एंड ऑडिटिंग। नेक्स्ट है एजुकेशन। एजुकेशन के अंदर
एजुकेशन, ठीक है, तो इसके लिए भी एडवांटेज रहता है एजुकेशन के रिगार्डिंग भी। नेक्स्ट देखिए कि बिजनेस, बिजनेस के लिए कैसे एडवांटेज रहेगा, बिजनेस के लिए भी हेल्पफुल रहता है कि जहां पर जो बिजनेस होता है अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकता है, रिटेंशन कर सकता है, इंप्रूव कर सकता है कस्टमर सर्विसेज और लीगल एंड टैक्स बेनिफिट्स के रिगार्डिंग। नेक्स्ट देखिए डिसएडवांटेज की हम बात करेंगे। डिसएडवांटेज के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। डिसएडवांटेज होता है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, वाउचर जो होता है उससे इंक्रीज होती है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, क्योंकि अगर सब कुछ का रिकॉर्ड करना है आपको हर एक ट्रांजेक्शन का, तो वहां से एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट तो आपकी इंक्रीज होगी, ठीक है। देन दिया हुआ है कि अकाउंटिंग एंड पेपर वर्क, अकाउंटिंग एंड पेपर वर्क के अंदर पेपर वर्क भी ज्यादा होता है आपका, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है अकाउंटिंग एंड पेपर वर्क, इन्फ्लेशन एंड करप्शन। सो जो वाउचर होता है वो आपका इन्फ्लेशन और एडिशनल रिस्क को जो है वो क्या कर देते हैं, वो एडिशन में कर देते हैं, ठीक है, जहां पर रिस्क रहता है इनसिक्योरिटी का और करप्शन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन रीड आउट कीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर आपको क्या बताया गया है, इलेबोरेट द मेथोडोलॉजी फॉलोड बाय CR, क्या दिया गया है आपको, CRISIL इन रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पर हमें रेटिंग जो इंस्ट्रूमेंट है उसका जो क्वेश्चन है वो प्रोवाइड किया गया है, तो किस तरीके से हमें एक्सप्लेन करना था इस क्वेश्चन को। यहाँ पर हमें मेथोडोलॉजी बतानी थी, इलेबोरेट करने की कौन कौन से जो मेथड है वो फॉलो किए जाते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं, इसकी फुल फॉर्म लिखेंगे। यहाँ पर हमें फुल फॉर्म यहाँ पे पता होना चाहिए। फुल फॉर्म क्या रहेगी, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म रहेगी। और नेक्स्ट हम बात करते हैं फिर कि जो आपका होता है CRIL इन रेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, इसके द्वारा क्या क्या मैथोडोलॉजी को फॉलो किया जाता है। डिफरेंट मेथोडोलॉजी का यूज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। नंबर वन इज कॉर्पोरेट सेक्टर रेटिंग, कॉर्पोरेट सेक्टर के रेटिंग के अंदर आ जाता है, जहां पर इवेलुएट करते हैं फॉर्म के रिस्क को, मैनेजमेंट रिस्क को एंड फाइनेंशियल रिस्क को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फिर नेक्स्ट लेवल कोलेक्टरलाइज डेब्ट ऑब्लिगेशन, ठीक है। तो आपका जो CRISIL रेटिंग होता है एनालाइज करता है, एनालाइज क्या क्या करेगा, एसेट्स को, ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर को, पोटेंशियल शॉर्ट फॉलिंग इन डेब्ट सर्विसेज के रिगार्डिंग। नेक्स्ट EL रेटिंग, EL रेटिंग के अंदर आ जाता है आपका PD एंड LGC अप्रोच आ जाती है, जिसको इवेलुएट किया जाता है, जहां पर हम कंसीडर करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट एंड एक्सटेंट ऑफ लॉस। नेक्स्ट है फिर बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर हम डिफाइन करते हैं CRISIL रेटिंग यूज द CRAMEL फ्रेमवर्क। ये जो बैंकिंग सिस्टम के अंदर हम पढ़ के आते हैं ना, वही फ्रेमवर्क यहाँ पर यूज किया जाता है। किस लिए किया जाता है, कैपिटल एडिक्वेसी, रिसोर्स प्रोफाइल के लिए, एसेट्स क्वालिटी के लिए, मैनेजमेंट के लिए, अर्निंग के लिए, लिक्विडिटी के लिए। नेक्स्ट देखिए फिर पार्टली गारंटीड इंस्ट्रूमेंट। पार्टली गारंटीड इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो आपकी जो रेटिंग होती है एनालाइज करती है क्रेडिट रिस्क को, बोरोवर एंड गारंटर, एज वेल एज गारंटी कवरेज, कैश फ्लो रिकवरीज एंड टाइमिंग एंड नेचर ऑफ गारंटी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें मेथोडोलॉजी के बारे में बताना था, मेथड्स के बारे में बताना था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फिर सिक्स पॉइंट देखिए। सिक्स पॉइंट दिया गया, इंस्ट्रूमेंट बैक्ड बाय गारंटी, CRISIL रेटिंग इवेलुएट द गारंटी नीड टू इंश्योर द गारंटर, जो गारंटर होता है वो लाइबल रहता है गारंटीड पेमेंट के लिए। नेक्स्ट है माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज। ये जो CRISIL रेटिंग होती है इवेलुएट करेगी प्रमोटर के कॉम्पिटेंस को, ट्रैक रिकॉर्ड को, एबिलिटी टू मैनेज, यानी कि वो मैनेज कर सकता है कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहेगा, ठीक है। तो ये क्या करती है रेटिंग, ये जो CRISIL रेटिंग होती है उसके अंदर इवेलुएट किया जाता है। अ क्रेडिट सिस्टम इज द ओपिनियन फ्रॉम रेटिंग एजेंसी, ठीक है। जो क्रेडिट रेटिंग होती है वो अपना ओपिनियन देती है, कौन देता है, जो रेटिंग एजेंसी होती है वो देती है,
ठीक है? तो यहाँ पर हमें इसी के बारे में बताना था, मेथोडोलॉजी आपसे पूछी गई है, तो हमें यहाँ पे कुछ मेथड्स के बारे में आपको इलैबोरेट करना है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6th क्वेश्चन के अंदर। 6th क्वेश्चन आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा गया है। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर क्या बताया गया, क्वेश्चन नंबर 6 में 1 जुलाई 2021 कंपनी परचेज मशीन फॉर 40,000 की मशीन परचेज की। डेप्रिसिएशन जो लग रहा है वो 10% पर एनम से लग रहा है। स्ट्रेट लाइन मेथड आपको यूज करना है ऑन 31 दिसंबर एवरी दिसंबर, ठीक है? एंड कब करना है, 31 दिसंबर को करना है। और with the effect 1st Jan 2023, company decide to change the method of depreciation. 1st December 2023 से जो मेथड है डेप्रिसिएशन का वो चेंज हो रहा है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को अडॉप्ट किया जा रहा है 15% पर एनम। ऑन 1st जुलाई 2024 द मशीनरी वाज सोल्ड, जो मशीन है वो 1st जुलाई 2024 को सोल्ड कर दी जाती है 24,000 की। एंड प्रिपेयर करना है हमें मशीन अकाउंट 2021 से और 2024 के रिगार्डिंग। तो हमारा जो मशीनरी अकाउंट बनेगा वो देखिए क्या सॉल्यूशन रहेगा, और आप क्या करके आए हैं जरूर बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर। देखिए आपको प्रॉपर सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ कि क्या सॉल्यूशन होगा इसका। सबसे पहले आपको इस तरीके से परफॉर्मा बनाना था। परफॉर्मा आपका बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए कि जहां पर डेट रहेगी आपकी जुलाई 2021, 1 जुलाई 2021 टू बैंक अकाउंट परचेज 40,000 की परचेज कर लिया, देन आपको डेप्रिसिएशन यहाँ पर चार्ज करना है 6 मंथ का कैलकुलेट करके आप यहाँ पर चार्ज कर दोगे। देन बैलेंस आ जाएगा आपका 38,000। देन आप बैलेंसिंग करके आपने बैलेंस कर दिया, देन आप क्या कर दोगे, ब्रॉड डाउन 38,000। देन आप फिर डेप्रिसिएशन चार्ज कर दोगे 4,000 का यहाँ पर डेप्रिसिएशन रहेगा, देन बैलेंस आ जाएगा 34,000, ठीक है? और अल्टीमेट इस तरीके से आप यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करते रहोगे। नेक्स्ट देखिए फिर क्या दिया हुआ है फिर आपको। फिर जब आप सेल करते हो मशीनरी, क्या करोगे, सेल करोगे, तो यहाँ पर आपने सेल कर दी 24,000 की, लॉस कितना आ गया आपका 2,732, ठीक है? तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना था, ठीक है? तो यहाँ पर भी आपको वर्किंग नोट्स दिया हुआ है, ठीक है? हमने प्रॉपर तरीके से आपको दिया हुआ है, वर्किंग नोट्स है ये। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 7th क्वेश्चन देखिए। 7th क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 7th क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है आपसे, the director forfeited 400 share issued to Ashok on account of payment of the final call of rupees 20 each. डायरेक्टर forfeited कितने की है, 400 शेयर की है जो इश्यू किए गए थे अशोक के, ठीक है? एंड नॉन पेमेंट द फाइनल कॉल ऑफ रुपीज 20 each. These share of 100 each were reissued to Bina at the premium of rupees 10 each. Give necessary journal entry. हमें यहाँ पे सिंपली जर्नल एंट्रीज जो है वो बतानी थी। तो क्या क्या जर्नल एंट्री बनेगी आइए देखिए। फर्स्ट जर्नल एंट्री बनेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट 400 शेयर इंटू में 100, 40,000 के शेयर आ जाएंगे। देन टू शेयर फाइनल कॉल 400 इंटू में 20, 8,000 हो जाएगा। और शेयर फोर्फिटेड की कितनी अमाउंट हो जाएगी हमारी 80 के अकॉर्डिंग 32,000। यहाँ पर 400 जो शेयर है वो फोर्फिटेड किए गए हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आपको इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करके आना है जिस तरीके से मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करवा रही हूँ। नेक्स्ट देखिए फिर नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट 44,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000 एंड सिक्योरिटी प्रीमियम 4,000, ठीक है? रेशियो किया 400 शेयर एट 110 पर शेयर। नेक्स्ट है हमारी क्या होगी जनरल एंट्री, फिर शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट से 32,000 एंड कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा 32,000, ठीक है? जो भी हमें प्रॉफिट हुआ है जो हमने री इश्यू किए हैं। नेक्स्ट देखिए 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 8th क्वेश्चन के अंदर क्या बताया गया है, ब्रीफली एक्सप्लेन करना है डिफरेंट मेथड एंड सोर्स ऑफ फंड। यहाँ पर क्या करें, डिफरेंट मेथड करने और सोर्स ऑफ फंड फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के क्या क्या मेथड्स होते हैं और क्या क्या आपके सोर्स रहेंगे फंड के, वो हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं। सो देखिए डिबेंचर की अगर बात करते हैं तो डिबेंचर जो होते हैं वो वेरी पॉपुलर आप मेथड लगा सकते हो लॉन्ग टर्म कैपिटल को राइज करने के लिए, ठीक है? और रिडम्पशन का मतलब होता है कि जब जो कंपनी होती है वो आपके जो पैसे होते हैं पेइंग बैक करती है बोरोवर को, तो उसको हम बोलते हैं रिडम्पशन। अब जो मेथड होते हैं वो आपके डिफरेंट टाइप के होते हैं, ये भी हमने सिलेबस में किया हुआ है कि कितने टाइप के आपके मेथड्स होते हैं, ठीक है?
सो क्योंकि जो बैच में करवाया गया था वो आपको बेसिक टू एडवांस करवाया गया है, बेसिक टू एडवांस लेवल का प्लस वन प्लस टू से लेकर यूजीसी नेट लेवल तक का आपको करवाया गया है। तो यहाँ से कोई भी कंसेप्ट ऐसा नहीं है जो आपके कंटेंट के अंदर नहीं था। अगर मेथड की बात करते हैं, नंबर वन इज लमसम मेथड। लमसम मेथड के अंदर क्या होता है कि सारी की सारी जो पेमेंट है वो एक बार में ही कर दी जाती है। ठीक है, प्री डिटरमाइंड डाटा सेट होता है आपका पेमेंट के लिए। नेक्स्ट है फिर आपका इंस्टॉलमेंट मेथड। इंस्टॉलमेंट मेथड के अंदर सीरीज में पेमेंट की जाती है। देन आता है परचेज मेथड। परचेज मेथड के अंदर कंपनी बाय बैक कर लेती है डिवेंचर को ओपन मार्केट के अंदर से। नेक्स्ट है फिर आपका कन्वर्जन इनटू शेयर। डिवेंचर को कन्वर्ट कर दिया जाता है शेयर के अंदर। कॉल एंड पुट ऑप्शन, कॉल एंड पुट ऑप्शन यूज किया जाता है। तो ये तो हमारे रहते हैं मेथड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिर सोर्स ऑफ फंड की हम बात करेंगे। देखिए सोर्स ऑफ फंड क्या क्या रहेगा। अगर हम सोर्स ऑफ फंड की बात करते हैं, नंबर वन इज सेल ऑफ एसेट्स। सेल ऑफ एसेट्स के अंदर अगर हम सेल कर देते हैं एसेट्स को, लाइक रियल एस्टेट, इक्विपमेंट या फिर अदर कंपनी इक्विटी होल्डिंग्स। नेक्स्ट आता है बैंक लोन। अगर बैंक लोन की रिगार्डिंग हम बात करते हैं, कंपनी ने कोई भी बैंक लोन लिया गया है, ठीक है, यानी कि बैंक से लोन लेते हैं कंपनी, वो भी क्या हो गया, सोर्स ऑफ फंड हो गया। नेक्स्ट है एग्जिस्टिंग कैश रिजर्व, जो भी कंपनी के पास यूज कर रही है एग्जिस्टिंग कैश रिजर्व है। नेक्स्ट है इक्विटी इश्यू, कंपनी इश्यू न्यू इक्विटी शेयर। नेक्स्ट है इश्यूइंग ऑफ अ न्यू डेट। न्यू डेट से अगर आप पैसे को कलेक्ट कर रहे हो, जैसे डिबेंचर हो गया, बॉन्ड हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन की बात करेंगे। नाइन्थ क्वेश्चन के अंदर आपको क्या बताया गया है, critically examine any two tool available for financial statement analysis। एग्जामिन करना है हमें, कोई भी हमें दो टूल बताने हैं जो अवेलेबल होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की रिगार्डिंग। बात करते हैं टूल ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करते हैं, जहां पर हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है रिगार्डिंग एसेट्स, लाइबिलिटी, इक्विटी, रिजर्व, एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द एंटरप्राइज। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए हम टूल्स को यूज करते हैं, जैसे कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट हो गया, कॉमन साइज स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, तो इन्हीं को हमें एक्सप्लेन करना है। नंबर वन हम एक्सप्लेन करते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट को हम हॉरिजेंटल एनालिसिस भी बोलते हैं। ठीक है, सो ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये आपको सिलेबस के अंदर करवाया भी गया है कि कौन से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग, क्योंकि इसके अंदर यही आपका जो है वो कोर टॉपिक रहता है और यही आपका पेपर के अंदर पूछा भी गया है। ठीक है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट के अंदर हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के नाम से भी हम इसको जानते हैं। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो करती है, आपको ये बिल्कुल लिख के आना था, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो करते हैं फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिटेबिलिटी को शो करते हैं, ये आपको मेन लिख कर ही आना था। तभी आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, क्योंकि जो मेन जो की पॉइंट होते हैं उनको भूलना नहीं होता, वो कंफर्म लिख के आने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये जो स्टेटमेंट होती है आइडिया देती है इंटरप्राइज को फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। ठीक है, दो या फिर दो से ज्यादा पीरियड के रिगार्डिंग। नेक्स्ट है फिर कंपैरेटिव। ठीक है, फिर इसका पार्ट रहेगा, यानी कि यहाँ पर कंपैरेटिव बैलेंस शीट। कंपैरेटिव बैलेंस शीट के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, जो कंपनी होती है वहां पर ये ऑब्जर्व किया गया है कि जहाँ पर डिफरेंट टाइप की एसेट्स होती है, लाइबिलिटी होती है फर्म की, डिफरेंट डेट्स को मेंशन की हुई, तो वहां पर हम कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन हम करेंगे फ्रॉम वन डेट टू अनदर डेट। ठीक है, देन अंडरस्टैंड द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए, ठीक है, कि हमारी जो बैलेंस शीट है वो क्या बैलेंस शीट रही है। देन थर्ड कॉलम यूज शो इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ फिगर। जो थर्ड कॉलम होता है वो यूज किया जाता है इंक्रीज और डिक्रीज फिगर को शो करने के रिगार्डिंग। और फोर्थ कॉलम के अंदर परसेंटेज शो होती है इंक्रीज एंड डिक्रीजिंग के रिगार्डिंग। देन बाय कंपेयरिंग द बैलेंस शीट ऑफ डिफरेंट डेट, जो डिफरेंट डेट की जो बैलेंस शीट होती है उसको कंपैरिजन करने से हम क्या क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो यहाँ पर फिर आपको कंक्लूजन भी बताना था। क्या क्या हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, करंट फाइनेंशियल पोजीशन एंड लिक्विडिटी पोजीशन, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फिर सेकंड देखिए। सेकंड के अंदर क्या बताया गया है, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। अगर हम बात करते हैं कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट की, सो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट के अंदर ट्रेडिशनली, यानी पहले के टाइम में इसको हम जानते थे ट्रेडिंग इन पी एंड एल अकाउंट से। ठीक है, जहां पर नेट सेल,
cost of goods sold, सेल एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस एक्सेट्रा मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहेंगे आपके इनकम स्टेट के अंदर, इनकम स्टेटमेंट के अंदर, जहां पर हम कंपेयर करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी, पर्टिकुलर प्रॉफिट एंड लॉस compared with correspondence figure of previous year individually. इंडिविजुअली हम प्रीवियस ईयर के जो भी उसके साथ हम कंपैरिजन करते हैं और एनालाइज करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी, मेन फोकस रखना है आपको प्रॉफिटेबिलिटी को हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे, ठीक है, और परसेंटेज डिटरमाइन करते हैं। देन नेक्स्ट देखिए फिर क्या 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 ऑब्जर्व करेंगे यहाँ से हम, इंक्रीज डिक्रीज इन ग्रोस प्रॉफिट, स्टडी ऑफ ऑपरेशनल प्रॉफिट, इंक्रीज डिक्रीज इन नेट प्रॉफिट एंड स्टडी करते हैं ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के अंदर ओवरऑल क्या प्रॉफिटेबिलिटी है। नेक्स्ट है फिर कॉमन साइज स्टेटमेंट की हम बात करेंगे, वो हम पढ़ के आए हॉरिजेंटल एनालिसिस, अब हम पढ़ेंगे वर्टिकल एनालिसिस। सो अगर हम बात करते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट की, तो इसको हम जानते हैं वर्टिकल एनालिसिस के नाम से, कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जब हम रीड करते हैं एब्सोल्यूट फिगर के अंदर तो मिसलीडिंग हो जाते हैं, ठीक है। सो इसीलिए जो वर्टिकल जो एनालिसिस है वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है परसेंटेज फॉर्म के अंदर, जहां पर बैलेंस शीट को कंपेयर किया जाएगा, जहां पर टोटल एसेट्स को 100 माना जाता है, टोटल लाइबिलिटीज को भी हम क्या लेते हैं, 100 लेते हैं। जो होल बैलेंस शीट रहेगी कन्वर्ट करते हैं उसको परसेंटेज फॉर्म के अंदर, एंड जो कन्वर्टेड जो बैलेंस शीट होती है उसको हम बोलते हैं कॉमन साइज बैलेंस शीट। नेक्स्ट देखिए, सिमिलरली प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस आइटम्स आर कंपेयर्ड, उसी तरीके से आपके जो प्रॉफिट और लॉस आइटम है वो भी कंपेयर किए जाते हैं। सो किस तरीके से कंपेयर किए जाएंगे, आइए देखिए, कि जहां पर हम टोटल इनकम को 100 मानते हैं और टोटल एक्सपेंस को क्या मानेंगे, 100 मानेंगे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज फॉर्म में, और जो कन्वर्टेड होता है उसी को हम कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना था। देन नेक्स्ट देखिए फिर, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या आपसे पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 10 में, द डिसीजन बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट नेसेसरीली ऑलवेज करेक्ट। जो डिसीजन लिया जाता है ऑन द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पे हम जो डिसीजन लेते हैं, आर नॉट नेसेसरी ऑलवेज करेक्ट, यानी कि जरूरी नहीं है कि वो ऑलवेज करेक्ट ही होगा। यहाँ पर हमें कमेंट करना है, यानी कि हमें यहाँ पर डिटेल से बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिटेल से बताएंगे वो क्या बताएंगे, आइए देखिए हम एक्सप्लेन करते हैं इसको। देखिए क्या बताया गया है, यू आर राइट टू द पॉइंट, यानी कि ये बात सही है कि हम जो डिसीजन जो लेते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से वो ऑलवेज करेक्ट हो, ऐसा सही नहीं है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर इनडायरेक्टली आपसे लिमिटेशन पूछी गई है, यहाँ पर लिखा नहीं गया कि आप लिमिटेशन बता दीजिए, बट इनडायरेक्टली क्या पूछी गई है, यहाँ पे आपसे लिमिटेशन पूछी गई है, तो आप लिमिटेशन बता दीजिए। जैसे कि हिस्टोरिकल डाटा, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो बेस्ड हो जाएगा हिस्टोरिकल डाटा पे, जो जरूरी नहीं है कि फ्यूचर की जो प्रोडिक्शन हम करते हैं या फिर फ्यूचर की परफॉर्मेंस करेंगे वो उसके लिए एक्यूरेट हो। अकाउंटिंग पॉलिसी, डिफरेंट कंपनी डिफरेंट पॉलिसीज को यूज करती है, और पॉलिसी जो है वो टाइम टू टाइम चेंज भी होती रहती है। नेक्स्ट फिर बात करते हैं मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन के अंदर यानी कि कुछ भी अगर उसके अंदर मैनिपुलेट कर दिया, कोई चेंजेस कर दिया, तो भी आपकी जो ट्रू फाइनेंशियल जो पोजीशन है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ये जो फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट के बेस पर हम डिसीजन लेते हैं वो जरूरी नहीं है ऑलवेज करेक्ट हो। नेक्स्ट देखिए फिर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के अंदर नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स, नॉन फाइनेंशियल जो फैक्टर्स होते हैं क्वालिटेटिव फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि मार्केट कंडीशन हो गया, मार्केट क्वालिटी हो गया, वो भी अफेक्ट करते हैं, ठीक है। सो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होती है इसलिए मिसलीडिंग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ओमिटेड ट्रांजेक्शन, या हम कुछ ट्रांजेक्शन भूल जाते हैं, तो ये सारी की सारी लिमिटेशन है हमारी बेसिक से, ठीक है। तो लिमिटेशन के बारे में ही हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन देन थर्ड पॉइंट देखिए,
देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, इकोनॉमिक एंड मार्केट कंडीशन। इकोनॉमिक एंड मार्केट कंडीशन के अंदर एक्सटर्नल फैक्टर एंड मार्केट सेंटीमेंट्स। एक्सटर्नल फैक्टर की जहां पर हम बात करते हैं कि जो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, इकोनॉमिक डाउनटर्न हो गया, रेगुलेटरी चेंज हो गया, शिफ्ट इन कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है, ड्रास्टिकली इफेक्ट करते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस को, जिससे कि हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते अच्छे से। नेक्स्ट है फिर मार्केट सेंटीमेंट्स। मार्केट सेंटीमेंट्स के अंदर इन्वेस्टर परसेप्शन आ जाता है, मार्केट सेंटीमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है, जो इन्फ्लुएंस करते हैं स्टॉक प्राइस को। फिर हम फोर्थ पॉइंट हम पढ़ते हैं अजम्पशन एंड एस्टिमेशन। अजम्पशन और एस्टिमेशन की जहां तक हम बात करेंगे कि जो हम एस्टिमेशन लगाते हैं वो एस्टिमेशन आपका गलत हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों ही बात है, ठीक है, वो डिपेंड करता है हमारे सोचने पे। नेक्स्ट है फिर फोरकास्टिंग एरर भी आ सकता है कि जो आपने फोरकास्टिंग किया हिस्टोरिकल डाटा के बेस पर वो उसके अंदर भी एरर आ सकता है। कुछ फ्यूचर की कंडीशन ऐसी बन सकती है कि जो पास्ट के अंदर नहीं थी बट आज के अंदर है, तो इसलिए भी हमारा जो डिसीजन है वो मिसलीडिंग हो सकता है। या फिर जो फ्यूचर होता है वो तो हमारा अनसर्टेन होता है। नेक्स्ट है फिर ओवर रिलायंस ऑन रेशो। ओवर रिलायंस का मतलब होता है कि जब आप ज्यादा निर्भर होते हो, ठीक है, तो वो उससे क्या होता है कि मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द रेशियो। जो रेशियो होता है उससे क्या होता है, मिस इंटरप्रिटेशन, यानी कि सही तरीके से व्याख्या नहीं हो पाती है। नेक्स्ट देखिए फिर, नेक्स्ट है कंपैरेटिव एनालिसिस। कंपैरेटिव एनालिसिस के अंदर कंपेयरिंग रेशियो आएगा अक्रॉस द इंडस्ट्री और कंपनीज के रिगार्डिंग विदाउट कंसीडरिंग टू लीड फॉल्टी कंक्लूजन। हम क्या कर देते हैं, कंपैरिजन सिर्फ करते हैं ओनली, और वहां से क्या होते हैं, हम फॉल्टी कंक्लूजन की तरफ चले जाते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन बिहेवियर एंड बायसनेस। कॉग्निटिव बायसनेस भी हो सकती है, बायसनेस भी हो सकती है डाटा के अंदर, और इमोशनल डिसीजन मेकिंग, तो ये भी आपका मिसलीडिंग हो सकता है। तो ये कुछ लिमिटेशन थी, लिमिटेशन आपको इसी तरीके से डिस्क्राइब करके आनी थी, प्रॉपर तरीके से पॉइंट टू पॉइंट और पॉइंटली ही आपको एक्सप्लेन करना था, ठीक है। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर हमें क्या बताया गया है, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली क्वेश्चन दिया गया है कि नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023 को कितना दिया गया है। नेट प्रॉफिट 6 लाख दिया गया है। एनुअल डेप्रिसिएशन आपका 2,40,000 रहेगा। एंड जो प्रॉफिट रहेगा मशीनरी पे जो ट्रांसफर किया जाता है P&L अकाउंट में 60,000, इंक्रीज इन डेप्ट 48,000 एंड इंक्रीज इन क्रेडिटर 72,000। आउटस्टैंडिंग जो एक्सपेंसेस है वो इंक्रीजिंग दिए हुए हैं 16,000 एंड परचेज ऑफ मशीनरी 50,000। तो इसका हमें सोल्यूशन कैसे करना है, आइए देखिए हम देखते हैं किस तरीके से सोल्यूशन आपको पेपर के अंदर करके आना था। जहां पर हमें सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिखना है 6 लाख रुपीज। नेक्स्ट एडिशन कर देंगे हम एनुअल डेप्रिसिएशन का 2,40,000, तो हमारे पास ये 8,40,000 आ जाएगा। लेस कर देंगे जो प्रॉफिट हुआ सेल ऑफ मशीन पे, लेस कर देंगे 60,000, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है 7,80,000 बैलेंस, ठीक है। नेक्स्ट है कि फिर एडजस्टमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, इंक्रीज इन डेप्ट को लेस कर देंगे और ऐड कर देंगे इंक्रीज इन क्रेडिटर को, ठीक है, ऐड कर देंगे इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमारे पास आ जाती है 8,20,000, तो ये आपका करेक्ट आंसर था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे, ट्वेल्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए देखिए ट्वेल्थ क्वेश्चन की बात करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय फंड फ्रॉम ऑपरेशन, कि आपका जो फंड फ्रॉम ऑपरेशन होता है ना, FFO, क्या होता है, इसको आपको डिस्क्राइब करना था। देन हाउ विल यू डिटरमाइन इट एंड एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जाम्पल। सो आंसर के अंदर हमें यहाँ पे बताना है, सबसे पहले तो फंड फ्लो ऑपरेशन के बारे में बताना है। आई थिंक आप सभी जो है वो फंड फ्लो ऑपरेशन के बारे में बता के आए होंगे कि आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होती है, कॉमनली यूज की जाती है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के रिगार्डिंग एंड अदर इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, ठीक है, जहां से हमें क्लियर पिक्चर मिलती है ऑपरेशनल परफॉर्मेंस ऑफ द एंट्रीज के रिगार्डिंग। एक्सक्लूडिंग होता है नॉन कैश आइटम एंड सर्टेन अदर अकाउंटिंग एडजस्टमेंट जो कि नेट इनकम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उनको हम एक्सक्लूड करते हैं। फॉर्मूला क्या रहेगा, नेट इनकम प्लस डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन माइनस गेन ऑफ सेल ऑफ प्रॉपर्टी। देन कंपोनेंट की बात कर लेते हैं, क्या क्या कंपोनेंट रहेंगे, तो यही आपके कंपोनेंट यहाँ पर बताए गए हैं, वही एक्सप्लेन करनी है आपको। कंपोनेंट की बात करते हैं तो कंपोनेंट के अंदर नेट इनकम आ जाता है कि प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट इनकम स्टेटमेंट से, ठीक है, आफ्टर द ऑल द रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, गेन ऑफ सेल ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, जो भी प्रॉफिट हुआ है कोई भी प्रॉपर्टी को सोल्ड करने की रिगार्डिंग, देन जो भी जो गेन है वो जनरेट हुआ उसको इंक्लूड करना, ठीक है।
सो नेक्स्ट देखिए, पर्पस ऑफ एफएफओ, फंड फ्लो ऑपरेशन का पर्पस क्या रहेगा? अगर हम बात करते हैं पर्पस की, तो पर्पस क्या रहेगा? देखिए, जो फंड फ्लो ऑपरेशन होता है प्रोवाइड करता है इन्वेस्टर को बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, इन कैश जनरेटिंग, यानी कि जो कैश जनरेट हो रहा है रियल एस्टेट से एंट्री से वो कितना हो रहा है, रियल एस्टेट एंट्री के बारे में बताता है, एक्सक्लूडिंग कर द इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड गेन फ्रॉम प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर आपको जो है इमेजिन करके खुद से ही फिगर्स लेना था, एग्जाम्पल आपको इसी तरीके से देते हो आप, प्रॉपर तरीके से एग्जाम्पल आपको देके आना था। नेट इनकम यहाँ पर दी हुई है आपको। देन नेक्स्ट डेप्रिसिएशन की बात करते हैं, देन गेन ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो नेट इनकम एड में डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन और लेस कर देंगे गेन ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। सो यहाँ पर कंक्लूजन जो आया, देन कंक्लूजन भी आप लिख सकते हो अपने क्वेश्चन को अच्छा इफेक्टिव दिखाने के लिए, बनाने के लिए, तो यहाँ पर आप कंक्लूजन लिख सकते हो। कंक्लूजन के अंदर हम लिखेंगे, कंक्लूजन के अंदर आप क्या लिखोगे, जो भी आपका जो क्रक्स आया, जो स्टार्टिंग से लेके एंड तक का जो क्रक्स आया वही आप कंक्लूजन के अंदर शो कर दो कि हेल्प करता है, परफॉर्मेंस करता है, ये हमारे रियल एस्टेट की इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है प्रॉपर तरीके से, ठीक है, जहां पर आपके पास क्लियर पिक्चर होती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फिर 13 क्वेश्चन की हम बात करेंगे। 13 क्वेश्चन फिर से ही आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करके आए हो आइए देखिए। जो आपको 13 क्वेश्चन दिया गया है, कंपनी सोल्ड करती है आउटपुट 2,30,000 का कितने रुपीज के अंदर, 2.30 पर यूनिट के अकॉर्डिंग, एंड टोटल फिक्स चार्जेस जो अमाउंट है वो 40,000 पर एनम है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रहेगी प्रोडक्शन की 1.50 रहेगी। एंड अगर हम बात करते हैं रिड्यूस द सेलिंग प्राइस टू 0.20 पर यूनिट to maintain the same amount of profit as before, how many more unit should be produced, यानी कि कितने ज्यादा यूनिट जो है वो प्रोड्यूस किए जाएंगे एंड सोल्ड टू इम्प्लीमेंट द डिसीजन। यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, किस तरीके से सोल्यूशन होगा आइए देखिए। सोल्यूशन की जहां तक बात करते हैं, कैलकुलेट करते हैं यूनिट ऑफ सोल्ड इन 2022, टोटल रिवेन्यू लिख लेंगे, यहाँ पे टोटल रिवेन्यू हमारा कितना है। देन हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, और हमारा जो फॉर्मूला रहेगा फॉर्मूला के अंदर पुटअप कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा आ जाता है 1 लाख यूनिट जो है वो हमारे यहाँ पे आंसर आ गया। देन नेक्स्ट देखिए, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को आपको सोल्व करना था। देन सेकंड देखिए, फिर कैलकुलेट करते हैं टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट इन 2022। टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट क्या रहेगा, जो वेरिएबल पर यूनिट है 1.50 रुपीज, फिक्स जो कॉस्ट रहेगी 40,000, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का क्या फॉर्मूला रहेगा, यूनिट सोल्ड इनटू में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1,50,000 आपका आंसर यहाँ पर हमारा कैलकुलेशन होके आ गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट की अगर बात करते हैं तो फिक्स कॉस्ट प्लस में वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, एडिशन कर देंगे 1,90,000। नेक्स्ट है फिर प्रॉफिट आपको देगा, प्रॉफिट इन 2022 टोटल रिवेन्यू माइनस में टोटल कॉस्ट, अगर आप लेस कर देते हो तो 40,000 रुपीज जो है वो आपका प्रॉफिट आ जाता है 2022 का। देन कैलकुलेशन रिक्वायर नंबर ऑफ यूनिट एट न्यू सेलिंग प्राइस, न्यू सेलिंग प्राइस के अंदर किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, टोटल जो रिवेन्यू है न्यू सेलिंग प्राइस का, यहाँ पर एक्स ज्यूम कर लिया, देन एक्स इंटू में 2.220, टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो रहेगी न्यू सेलिंग प्राइस का वो एक्स इंटू में 1.50, टोटल कॉस्ट रहेगी 40,000 प्लस में हम एक्स इंटू में 1.50 कर देंगे एंड अचीव करेंगे सेम प्रॉफिट 40,000। प्रॉफिट जो कैलकुलेट करते हैं वो हम करेंगे टी आर माइनस में टी सी, और इसी के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन कर देंगे। सो कैलकुलेशन करने के बाद एट द एंड देखिए हमारे पास क्या सॉल्यूशन आता है। ये आप कैलकुलेशन आप ये देख भी सकते हो, देखिए आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि आप किस तरीके से कैलकुलेशन करके आए हो, उसी तरीके से सेम आपको कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपके अप्रोक्सीमेटली यूनिट जो है वो आ जाएगी। देन कैलकुलेट हम करते हैं एडिशनल यूनिट, जो हमें रिक्वायरमेंट है, तो रिक्वायरमेंट कितनी है हमें यहाँ पर, जो भी हमारे पास यूनिट आई है और अप्रोक्सीमेटली जो हमारे पास यूनिट आई है, ठीक है, उसके अंदर से हम लेस कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 14,286 यूनिट, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आप भी कमेंट करके बताइए कि क्या आपका ये क्वेश्चन सही है या फिर गलत है, या कहाँ कहाँ पर मिस्टेक हुई है। सो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। नेक्स्ट देखिए, फिर 14 क्वेश्चन की हम बात करेंगे। आइए देखिए 14 क्वेश्चन के अंदर क्या बताया गया है आपको। 14 क्वेश्चन की बात करते हैं, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग इज बेटर देन हिस्टोरिकल अकाउंटिंग। जो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग हम पढ़ते हैं ना, ये कंसेप्ट हम पढ़ के भी आए हैं, हमने इन्फ्लेशन अकाउंटिंग पे प्रॉपर आपको एक लेक्चर करवाया है, ठीक है। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग जो बेटर होती है, किससे बेटर होगी, वो आपकी हिस्टोरिकल अकाउंटिंग से बेटर होगी। डू यू एग्री, यानी कि क्या आप एग्री हो, हमें आर्ग्यूमेंट देने, यानी कि हमें बताना है एक तरीके से, हमें ये बताना है कि इन्फ्लेशन अकाउंटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों बेटर
फैक्टर है। नंबर 1 इज रिफ्लेक्ट करंट इकोनॉमिक कंडीशन। ये हमें करंट इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में बता दी, क्योंकि इन्फ्लेशन, देखिए इन्फ्लेशन हो रहा है तो इन्फ्लेशन हमें करंट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, रियल वैल्यू मेजरमेंट के बारे में बताएगा। नेक्स्ट रिलीवेंट डिसीजन मेकिंग की तरफ लेके जाता है, तो इसीलिए हमारा जो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग होता है वो इम्पोर्टेंट होता है रेदर देन द हिस्टोरिकल अकाउंटिंग, क्योंकि हिस्टोरिकल अकाउंटिंग तो हमें पास्ट के बारे में बताता है। नेक्स्ट देखिए फिर इम्प्रूव्ड कंपैरेबिलिटी, इम्प्रूव्ड कंपैरेबिलिटी भी आपकी इम्प्रूव होती है, क्रॉस पीरियड कंपैरिजन होता है, इंडस्ट्री कंपैरिजन होगा, ठीक है, कि सेम इंडस्ट्री के अंदर हम क्या है कि कंपैरिजन कर सकते हैं कि जिससे हमें बेनिफिट मिलता है, जिससे हमें रिलेटेड परफॉर्मेंस का पता चलता है। नेक्स्ट देखिए फिर इनहांस स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन। इनहांस होती है स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन किस तरीके से? नंबर 1 इज ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी में होता है पारदर्शिता, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी भी इंक्रीज होती है, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग जो है वो ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करती है, क्लियर पिक्चर प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में। हर एक जो स्टेक होल्डर होता है उनके लिए हेल्प होती है अंडरस्टैंड करने के लिए कि इन्फ्लेशन का क्या इम्पैक्ट होता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर। नेक्स्ट है फिर रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट की अगर बात करते हैं हम, तो रिस्क असेसमेंट को भी हम इजीली जज कर सकते हैं इन्फ्लेशन अकाउंटिंग से, क्योंकि हिस्टोरिकल के अंदर जो हिस्टोरिकल अकाउंटिंग के अंदर कंडीशन कुछ और थी, सिचुएशन कुछ और थी, रिस्क कुछ और था, ठीक है। अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं, इन्फ्लेशन की बात करते हैं, तो वहां से हम बेटर समझ सकते हैं, बेटर असेसमेंट कर सकते हैं रिस्क का। देन नेक्स्ट है आपका फोर्थ पॉइंट है आपका बेटर एसेट्स वैल्यूएशन। बेटर एसेट्स वैल्यूएशन के अंदर हम बेटर तरीके से एसेट्स का वैल्यूएशन कर सकते हैं। किस तरीके से वैल्यूएशन करेंगे? करंट कॉस्ट ऑफ एसेट्स हम करंटली पता लगा सकते हैं कॉस्ट एसेट्स की, ठीक है। देन डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट भी इजीली कर सकते हैं इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फिर रेगुलेटरी कंप्लेंट्स एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। इसके अंदर हम किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि हमारा जो इन्फ्लेशन जो अकाउंटिंग होता है वो बेटर होता है हिस्टोरिकल अकाउंटिंग से। बात करते हैं रेगुलेटरी की अलाइनमेंट विद आईएफआरएस, ठीक है। अलाइनमेंट किसके साथ है? आईएमएफआरएस के। तो बहुत सारे जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जैसे कि आईएफआरएस हो गया, तो इंक्रीज करता है जो भी रिक्वायरमेंट होती है इन्फ्लेशन की, ठीक है, मेकिंग इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, जो ग्लोबल लेवल पर हमारे लिए हेल्प करते हैं। फ्यूचर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ट्रेंड, जो हम फ्यूचर के रिगार्डिंग रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं उसके लिए भी हमारी जो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग है वो ही हेल्प करती है रेदर देन द हिस्टोरिकल अकाउंटिंग। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं मिटिगेशन ऑफ प्रॉफिट डिस्टॉर्शन। मिटिगेशन ऑफ प्रॉफिट डिस्टॉर्शन के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? अर्निंग मैनेजमेंट, नेक्स्ट रियल प्रॉफिट असेसमेंट, अर्निंग मैनेजमेंट। जो हिस्टोरिकल है वो हमें डिस्टॉर्शन की तरफ लेके जाती है, या फिर जहां पर हमें क्लियर नहीं पता चलता प्रॉफिट फिगर का, स्पेशली तो इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग, क्योंकि जो फ्यूचर है उसके अंदर हमारा इन्फ्लेशन का जो इंडेक्स है या फिर इन्फ्लेशन का रिस्क जो है वो एडिशन होता जाता है, तो हमें हिस्टोरिकल से एक्यूरेटली पता नहीं चल सकता, हमें जो है वो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग से एक्यूरेटली पता चल सकता है। रियल प्रॉफिट असेसमेंट, रियल प्रॉफिट असेसमेंट करने के लिए, ठीक है, तो वो भी हमारे लिए जरूरी होता है ज्यादा एक्यूरेसी के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर प्रॉपर तरीके से प्लानिंग से काम हो रहा है नहीं हो रहा, रियल प्रॉफिट को असेसमेंट या फिर जज करने के लिए। द नेक्स्ट देखिए 15 क्वेश्चन, देखिए 15 क्वेश्चन की बात करेंगे। आइए 15 क्वेश्चन के बारे में हम पढ़ते हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन दिया गया है, सेबी पर आपका पूरा लेक्चर भी लगा हुआ है, उसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा हुआ है। So, what motive behind set up Security and Exchange Board of India and set function and power? हमें function और power को explain करना था, ठीक है। आप किस तरीके से करके आए हो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए कि किस तरीके से आप एक्सप्लेन करके आए हो पेपर के अंदर, और क्या क्या चीजें रह गई है, ठीक है, वो भी जरूर शेयर कीजिए। नेक्स्ट देखिए आंसर में हम सेबी के बारे में पढ़ेंगे जिसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई 1988 में। इनिशियली एक नॉन स्टेचुरी बॉडी था, और उसके बाद स्टेचुरी जो अथॉरिटी मिली वो मिली 1992 इन द एक्ट ऑफ द अंडर द एक्ट ऑफ द सेबी एक्ट 1992 के अकॉर्डिंग। फिर हमें थोड़ा सा यहाँ पे पहले सेबी के बारे में बताना है। सेबी के बारे में आप हिस्ट्री के रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर सेबी के लिए जो सेबी का जो काम रहता है वो इनिशियली जो मोटिव रहता है वो क्या रहेगा? इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना, प्रमोट करना, ठीक है, डेवलपमेंट करना सिक्योरिटी मार्केट को, एंड रेगुलेट करना सिक्योरिटी मार्केट को, ये आपका प्राइमरी मोटिव रहता है। तो ये आपको लिख के आना मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट था, तभी आपको जो मार्क्स वो है वो अच्छे मिल सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए जरूरी था। नेक्स्ट एक ही फिर इसके पीछे मोटिव क्या होता है, एस्टेब्लिशमेंट करने के पीछे जो सेबी की जो एस्टेब्लिशमेंट की उसके पीछे क्या मोटिव था। सो जो हम ऊपर पढ़ के आए उन्हीं को एक्सप्लेन करना था आपको थोड़ा थोड़ा। क्या क्या एक्सप्लेन करना था? इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करता है,
मार्केट डेवलपमेंट के लिए, मेंटेन करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए मार्केट को, देन मेंटेन फेयर प्रैक्टिसेस ताकि फ्रॉडुलेंट से बचा जा सके, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से बचा जा सके। नेक्स्ट है आपका ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करने के लिए ताकि पारदर्शिता रहे, कहीं पर भी फ्रॉड होने के चांसेस कम हो जाए, प्रिवेंट करने के लिए फाइनेंशियल स्कैम के रिगार्डिंग। तो इन्हीं पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करना था, आप अपने तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते थे, बट आपको पॉइंट्स लिख के आने थे। नेक्स्ट देखिए, फंक्शन के बारे में बात करते हैं, फंक्शन ऑफ सेबी के बारे में बात करेंगे। रेगुलेटरी फंक्शन होता है, प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है और आपका डेवलपमेंट फंक्शन होता है। रेगुलेटरी फंक्शन की बात करते हैं तो रेगुलेटरी के अंदर क्या पढ़ेंगे हम कि किस तरीके से रेगुलेट होता है सिक्योरिटी मार्केट के अंदर, एंड क्या क्या हम क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्टिंग एंड रेगुलेटिंग स्टॉक एक्सचेंज एंड अदर सिक्योरिटी मार्केट, रजिस्टरिंग करवाना, ठीक है, रेगुलेट करना स्टॉक मार्केट में किस तरीके से रेगुलेट, ये भी इसका फंक्शन रहेगा। एंड और सारी एक्टिविटीज को ओवरसीज करना, देखना एज अ इंटरमीडिएटरी सच एज ब्रोकर, सब ब्रोकर एंड म्यूचुअल फंड। देन प्रोटेक्टिव फंक्शन, प्रोटेक्टिव के अंदर तो आ जाता है प्रोटेक्ट करना, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, एजुकेशन प्रोवाइड करना, अवेयरनेस करना, ठीक है, एम्प्लॉयज की या फिर इन्वेस्टर की। नेक्स्ट है रिड्रेसिंग इन्वेस्टर ग्रेवियंस एंड कंप्लेंट्स। नेक्स्ट है इम्पोजिंग पेनल्टी फॉर वायलेशन फॉर रेगुलेशन, यानी कि जो पेनल्टी है उसको इम्पोज करना अगर कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करता है या फिर कोई भी रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता है, तो उन्हीं सब के रिगार्डिंग। फिर हम बात करते हैं डेवलपमेंट फंक्शन। अगर बात करते हैं डेवलपमेंट फंक्शन की, सो सिक्योरिटी मार्केट को डेवलप करना, कुछ नए नए इनिशिएटिव लेना, इंक्रीज करना, जो भी फाइनेंस के रिगार्डिंग जिसको नहीं पता उनको इंकरेज करना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फिर पावर ऑफ सेबी की हम बात करते हैं। रेगुलेटरी पावर के अंदर क्या क्या पावर होती है, पावर के अंदर हम बात करते हैं, अथॉरिटी होती है रेगुलेट करने की या फिर रूल एंड रेगुलेशन बनाने की कैपेसिटी होती है, एंड पावर होती है रेगुलेट करने की वर्किंग ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज एंड अदर सिक्योरिटी मार्केट। इन्फोर्समेंट पावर होती है कि जहां पर आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, ऑडिट कर सकते हो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। नेक्स्ट है अथॉरिटी होती है पेनल्टी लगाने की, ठीक है, सस्पेंशन एंड कैंसिलेशन करने की, जो भी इंटरमीडिएटरीज है उनको जो रजिस्ट्रेशन है उसको कैंसिल करने की, कुछ गलत काम करे तो उसके ऊपर पेनल्टी लगाने के रिगार्डिंग। नंबर 3 है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड अवेयरनेस। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड अवेयरनेस के अंदर हम पढ़ते हैं कि जहां पर जो एजुकेशनल जो प्रोग्राम होते हैं इन्वेस्टर के रिगार्डिंग, उनको प्रमोट करना, लोगों को उनके बारे में बताना, अवेयर करना। नेक्स्ट देखिए, तो ये सब आपकी पावर होती है सेबी की। नेक्स्ट इंटरमीडिएटरी रेगुलेशन। इंटरमीडिएटरी रेगुलेशन कहते हैं यानी कि जो भी काम, जो भी एक जो इन्वेस्टर होते हैं और जो सेबी जो सिक्योरिटी एक्सचेंज के अंदर काम कर रही हैं, स्टॉक ब्रोकर्स हो गए, उनके लिए रेगुलेट करना, उनको सुपरवाइज करना। नेक्स्ट है कि टेक एक्शन अगेंस्ट फ्रॉड। कोई भी फ्रॉड करता है, कोई भी अननेसेसरी स्टेप से फिर या फिर वोलेशन करता है रूल रेगुलेशन का, उसके अगेंस्ट जो है वो एक्शन लिया जा सकता है। रेगुलेशन ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। जो भी इन्वेस्टमेंट आपकी स्कीम होती है उसको रेगुलेट करना, उसके टर्म एंड कंडीशन बनाना, ये काम भी किसका रहेगा, ये पावर भी सेबी की रहती है। नेक्स्ट देखिए, फिर 16th क्वेश्चन की हम बात करेंगे। देखिए 16 क्वेश्चन के अंदर क्या बताया गया है, 16 क्वेश्चन की बात करते हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन करना है स्कोप एंड वेरियस फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, ठीक है, क्या क्या स्कोप है और क्या क्या फंक्शन रहेंगे मार्केटिंग के। सबसे पहले आपको मार्केटिंग के बारे में एक्सप्लेन करना था। मार्केटिंग की अगर बात करते हैं तो एक ऐसी एक्टिविटी है जिसका एम होता है क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग, डिलीवरिंग एंड एक्सचेंज वैल्यू टू अ कस्टमर। यहाँ पर आप मार्केटिंग की जो डेफिनेशन है वो लिख सकते हो, प्रॉपर तरीके से मार्केटिंग को एक्सप्लेन ही करना था यहाँ पर कि क्या क्या जो है वो पर्पस रहता है, क्या क्या एक्टिविटीज इंक्लूड होती है क्रिएटिंग से लेके जब हम कस्टमर को डिलीवर कर रहे हैं कस्टमर तक, एक्सचेंज वैल्यू कस्टमर तक हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मार्केटिंग बोलते हैं। उन सारी एक्टिविटीज को इंक्लूड करते हैं, प्रोडक्ट बनने से लेके कस्टमर को पहुंचाने तक या फिर आफ्टर सेल सर्विस तक क्या बोलते हैं, हम मार्केटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, फिर स्कोप ऑफ मार्केटिंग। स्कोप क्या रहेगा मार्केटिंग का, मार्केटिंग का जो स्कोप रहेगा, नंबर 1 मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च के अंदर अंडरस्टैंड करना कस्टमर की नीड को, प्रेफरेंस को एंड बिहेवियर को। वो हम किसके थ्रू कर सकते हैं, सर्वे के थ्रू कर सकते हैं, फोकस ग्रुप एंड डाटा एनालिसिस। तो आपको इस तरीके से शॉर्ट के अंदर और आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड
करनी थी, ठीक है? तो इसी तरीके से आई थिंक आप एक्सप्लेन करके आए होंगे, बट वैसे भी अगर आप एक्सप्लेन प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट करके तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी बहुत अच्छा करके आए हो, तो आपका कंटेंट जो है वो रिलेवेंट होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर की प्रोडक्ट किस तरीके से डेवलपमेंट किया जाएगा, ये हमने जो मार्केटिंग की जो हमने जो भी आपका सिलेबस था उसके अंदर जब हमने करवाया तो उसके अंदर कंप्लीट ये करवाया हुआ है सारा का सारा, उसमें कोई भी अलग नहीं है इसके अंदर। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, देन ब्रांड मैनेजमेंट की कोई भी जो प्रोडक्ट है उसकी पहचान बनाने के लिए कैसे डिफरेंशिएट आइडेंटिफाई करने के लिए ब्रांड मैनेजमेंट। नेक्स्ट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, कॉस्ट कंपटीशन, परसीव वैल्यू क्या रहेगी, देन प्रमोशन, देन डिस्ट्रीब्यूशन की किस तरीके तक कस्टमर तक जो प्रोडक्ट है वो पहुंचेगा। नेक्स्ट देखिए फिर फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। फंक्शन क्या क्या रहेंगे मार्केटिंग के? फंक्शन की बात करते हैं, आइडेंटिफाई टारगेट मार्केट, आइडेंटिफाई करना कि आपकी टारगेट मार्केट कौन सी है, कौन सी मार्केट को आप टारगेट कर रहे हो। एडवर्टाइजमेंट करना, प्रमोट करना अपने प्रोडक्ट को, सर्विसेज को, सेल्स स्ट्रेटजी, ठीक है, डेवलपिंग अप्रोच फॉर सेलिंग प्रोडक्ट इंक्लूडिंग डायरेक्ट सेल, ऑनलाइन सेल, रिटेल स्ट्रेटजी बनाना। नेक्स्ट है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के अंदर आ जाएगा बिल्डिंग एंड मेंटेन रिलेशनशिप, जहां पर आप कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाते हो रिटेंशन करने के लिए, सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, लॉयल कस्टमर बनाने के लिए। नेक्स्ट फिर आता है पब्लिक रिलेशन, मैनेजिंग द कंपनी इमेज को मैनेज करना एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाना पब्लिक के साथ, ताकि आपका जो प्रोडक्ट है वो अच्छा चल सके। डिजिटल मार्केटिंग, जो आज के टाइम में जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गया है उसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग का इंपॉर्टेंट रोल रहता है, इंपॉर्टेंट फंक्शन रहेगा मार्केटिंग का। देन एनालिस्टिक एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट, की जहां पर हम मेजर करते हैं हमारी जो परफॉर्मेंस है वो क्या रही है और हम जो है इम्प्रूव करने के लिए जरूर क्या क्या स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है? देन नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 18 क्वेश्चन की बात करेंगे। 18 क्वेश्चन के अंदर क्या बताया गया है आपको, आइए देखिए। 18 क्वेश्चन की बात करते हैं, क्रिटिकली एग्जामिन द ट्रेडिशनल व्यू ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, कि हमें एग्जामिन करना है कि जो ट्रेडिशनल व्यू होता था, ट्रेडिशनल व्यू को एग्जामिन करना है हमें डिटरमाइन करने के लिए ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर को। ट्रेडिशनल व्यू जो रहेगा वो डिटरमाइन करता था कि कौन सा आपका ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर होगा। सिग्निफिकेंट रोल रहता है कॉर्पोरेट फाइनेंस थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस के अंदर। तो इसका सजेशन क्या रहेगा कि जहां पर हम मिक्स डेब्ट और इक्विटी को यूज करते थे, जहां पर ओवरऑल कॉस्ट को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे और मैक्सिमम फॉर्म की वैल्यू करेंगे, वो हमारा क्या रहेगा, ऑप्टिमम ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर रहेगा। तो यहाँ पर हमें ट्रेडिशनल व्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बताना है, ठीक है? देखिए कुछ यहाँ पर अजम्पशन दिए गए हैं, स्ट्रेंथ दी गई है, वीकनेस दी गई है जो भी इम्प्लीमेंट होती है ट्रेडिशनल व्यू के रिगार्डिंग, ठीक है? तो की स्टेप्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 इज अ कंसेप्ट ऑफ द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में आपको सबसे पहले तो यहाँ पर बताना था कि क्या ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर रहेगा। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम बात करेंगे कि जहां पर हमारी जो कॉस्ट ऑफ डेब्ट है मिनिमम, द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड ऑप्टिमल जो पॉइंट होता है जहां पर फॉर्म की वैल्यू मैक्सिमम होगी, वो आपका ऑप्टिमम पॉइंट होगा। देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस व्यू, अब फॉर्म इंक्रीज इन डेप्ट लेवल, द कॉस्ट डेप्ट इज लोअर, कॉस्ट की जो डेप्ट की कॉस्ट होती है वो कम होती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, ड्यू टू टैक्स आप बोल सकते हो, ठीक है? ड्यू टू टैक्स भी आप बोल सकते हो। हाउएवर बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट, बट एक हम बोल सकते हैं एक सर्टेन पॉइंट के बाद जो फाइनेंशियल रिस्क है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, तो जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो आपका ऑफसेट हो जाता है बेनिफिट। नेक्स्ट है कि ट्रेड ऑफ थ्योरी। ट्रेड ऑफ थ्योरी की हम बात करते हैं, ट्रेड ऑफ थ्योरी के अंदर क्या पढ़ेंगे, ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव क्या कहता है, जो भी सजेशन देते हैं, द फर्म बैलेंस द टैक्स एडवांटेज मिलता है डेप्ट के अंदर, ठीक है? तो वो आपका जो है वो सेटअप हो जाता है, सेटअप हो जाता है अगर फ्यूचर में जो आपकी टैक्स लाइबिलिटी बढ़ती है या फिर आप कॉस्ट बढ़ती है तो उससे आपका सेटअप हो जाता है, उसको हम बोलते हैं ट्रेड ऑफ थ्योरी हम बोलेंगे, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट अजम्पशन की बात करेंगे। अजम्पशन क्या क्या अजम्पशन लगाएगी, सेवरल अजम्पशंस होती है, लाइक परफेक्ट कैपिटल मार्केट होगी जहां पर ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं होगी, जहां पे टैक्स नहीं होगा, परफेक्ट इंफॉर्मेशन होगी, रैशनल बिहेवियर रहता है इन्वेस्टर का एंड मैनेजर का, एंड फॉर्म
जो है वो काम करती है कांस्टेंट ऑपरेटिंग इनकम से, ठीक है, कांस्टेंट ऑपरेटिंग इनकम होगी। नेक्स्ट जो है जो फर्म का जो रिस्क होता है वो चेंज नहीं होता है, वही लेवल ऑफ डेप्ट। नेक्स्ट देखिए, फिर स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं, क्या क्या स्ट्रेंथ थी ट्रेडिशनल व्यू के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग। स्ट्रेंथ की जहां तक हम बात करते हैं तो स्ट्रेंथ का रहेगा फाउंडेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, कि हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर को। ट्रेडिशनल व्यू प्रोवाइड स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रेमवर्क, हमें अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है हमारे डेप्ट के रिगार्डिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग। नेक्स्ट है एम्फसाइज ऑन फाइनेंशियल रिस्क के ऊपर ज्यादा एम्फसाइज किया गया है कि जो रिस्क है वो कब हमारा इंक्रीज होता है, कब डिक्रीज होता है, या फिर ज्यादा जो फोकस किया गया है वो फाइनेंशियल रिस्क पर ही किया गया है। नेक्स्ट टैक्स कंसीडरेशन को इंक्लूड किया गया है, जहां पर हमें टैक्स का बेनिफिट मिलता है ऑफ डेप्ट विच इज क्रूअल ऑफ मैनी फर्म, कि जहां पर हमें टैक्स, यहाँ पर आप बोल सकते हो कि जो हम ये चैप्टर करके आए हैं ना, जिसके अंदर जो आपको टॉपिक दिया गया था वहां पर हमने यहाँ पर आपको स्ट्रेंथ वीकनेस बहुत सारी करवाई थी, ठीक है, पांच पांच छह छह करवाई थी, तो वहां से आप दो दो तीन तीन पॉइंट, कोई भी पॉइंट आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है ट्रेडिशनल व्यू की, तो वो आपको स्ट्रेंथ ही लिखनी थी। स्ट्रेंथ के बारे में आप लिख सकते, अंडरस्टैंड कर सकते हैं फाइनेंशियल रिस्क, टैक्स कंसिडरेशन, तो ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फिर वीकनेस या फिर क्रिटिसिज्म की अगर बात करते हैं, क्या क्या वीकनेस या क्रिटिसिज्म रहेगा, आइए देखिए। अगर हम बात करते हैं वीकनेस की और क्रिटिसिज्म की, सो पॉइंट फर्स्ट इज सिंपलिस्टिक अजम्पशन। सिंपलिस्टिक अजम्पशन है जो अभी हम अजम्पशन पढ़ के आए हैं, बट वो आपके रियल लाइफ के अंदर सुटेबल नहीं है, यानी कि इम्परफेक्ट ट्रांजेक्शन कॉस्ट होती है। उसने बोला कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं होती है, बट रियल के अंदर ट्रांजेक्शन कॉस्ट होती है, यानी कि यहाँ पर आप बोल सकते हो कि इम्परफेक्ट रहता है। अजम्पशन जो है वो क्या रहेगी आपकी, वो जो है वो एक्यूरेटली नहीं रह सकती, ठीक है, अनरियलिस्टिक है। नेक्स्ट एंड नंबर टू इज अ स्टैटिक नेचर। स्टैटिक नेचर का है, ठीक है, जहां पर हम कोई चेंज नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू द बिजनेस इन्वायरमेंट चेंजेस। नेक्स्ट देखिए, फिर थर्ड पॉइंट क्या दिया गया है, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट दिया गया है नेग्लेक्ट द अदर फैक्टर। अदर फैक्टर को कंसीडर नहीं किया गया, कौन कौन से फैक्टर को, लाइक मैनेजरियल प्रेफरेंस, मार्केट कंडीशन एंड फर्म ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को कंसीडर नहीं किया गया। फिर इम्प्लीकेशन की बात करेंगे, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, ठीक है। नेक्स्ट है इनकॉर्पोरेशन ऑफ मॉडर्न थ्योरी, नेक्स्ट है स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन, ठीक है जी। आपके कुछ इम्प्लीकेशंस रहे हैं, यहाँ पर आप और पॉइंट भी लिख सकते हो, जो भी पॉइंट आपको याद है, जरूरी नहीं है यही पॉइंट, बट आपको पॉइंट्स को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। सो ये था हमारा कंप्लीट एनालिसिस, था ये हमारा एचपीएससी पीजीटी कॉमर्स के रिगार्डिंग। एचपीएससी पीजीटी कॉमर्स के रिगार्डिंग जो आपका एग्जाम हुआ है उसका कंप्लीट एनालिसिस मैंने आपको करवा दिया, कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है। सो कंप्लीट का कंप्लीट जो सॉल्यूशन है उसकी जो आपको पीडीएफ जो कॉपी मिलेगी वो भी आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नेम रहेगा दसवीं कॉमर्स एकेडमी रहेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। सो वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, आप अपना मैच कर सकते हो, और कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं कि आपके क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट हुए हैं, कितने सही हुए हैं। पीडीएफ जो मिलेगी वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगी, ठीक है। तो दोनों में आप मैच कर सकते हो, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी मैच कर सकते हैं और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी मैच कर सकते हैं। और अगर आप फर्दर किसी कोर्स के अंदर इनरोल करना चाहते हो, अगर आप फर्दर जो असिस्टेंट प्रोफेसर के कोर्स के अंदर इनरोल करना चाहते हो, ठीक है, एमसीक्यू बैच के अंदर करना चाहते हो, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8708021109 पर, या फिर जहां पर आपने ऐप इंस्टॉल की है वहां पर आपको सारे कोर्सेज की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, तो वहां से जाके भी आप इनरोलमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपको एनालिसिस कैसा लगा, कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम है, क्या क्या आपको डाउट्स है, वो जरूर शेयर करें। आपके जो कमेंट सेक्शन है उसके सारे के रिप्लाई किए जाएंगे, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम दे के आए हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके और पता चल सके कि कितने जो है वो क्वेश्चन सही हुए हैं, और आपको कट ऑफ का भी एस्टिमेशन हो सके, ठीक है। सो एक बार के लिए मैं आपको वो और दिखा देती हूँ कि हिंदी मीडियम के अंदर भी आपको ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी।
देखिए, जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, वो यहाँ से अपने जो क्वेश्चन्स हैं, वो मैच कर सकते हैं। सभी क्वेश्चन्स का सॉल्यूशन जो है आपको दे दिया गया है यहाँ पर। इस तरीके से आपको जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड हो जाएगी। अगर किसी को प्रोवाइड ना होए, किसी को नहीं मिले तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमें। देखिए, सारे के सारे जो क्वेश्चन्स हैं, वो विद एक्सप्लेनेशन हिंदी के अंदर भी आपके एक्सप्लेन किए गए हैं। ठीक है? सारे के सारे क्वेश्चंस का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। सारे कंप्लीट जो क्वेश्चंस की पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी। कंप्लीट क्वेश्चंस की पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो, एग्जामिन कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के अंदर शेयर भी कर सकते हो। अगर कोई इस पीडीएफ में डाउट हो, प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक बार फिर से बताती हूँ 8708021109। थैंक यू ऑल ऑफ यू।